हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरके एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के 15 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बार बार आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है और 100% आप लोग को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आप लोग को एग्जाम में 2 अंक में पूछा जाता है। केवल ऑब्जेक्टिव तैयार करने से नंबर नहीं आता है, आप लोग सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दीजिए। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। यहाँ पर बताना है कि उत्सर्जन की परिभाषा क्या है, यानी उत्सर्जन क्या होता है। तो देखिए, इसका उत्तर है कि शरीर की उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। यानी एक बार और समझिए कि उत्सर्जन क्या है। तो शरीर की उपचायी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मतलब गंदा पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। बस समझ गए, काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देख सकते हो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ज़्यादा लंबा चौड़ा उत्तर देने का जरूरत नहीं होता है 2 अंक वाला क्वेश्चन में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में लगभग 20 से 15 से 20 और लास्ट 25 शब्द में ही 2 अंक वाला प्रश्न का उत्तर लिखा जाता है। काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखते हैं कि ज़्यादा नंबर मिलेगा। 2 अंक है तो 2 ही नंबर मिलेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं होता है, बस इतना लिखिएगा। अगर मान लेते हैं कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है, केवल यहाँ पर रंग देने से आप लोग को 1 अंक मिल जाता है, यानी गोला भरने से 1 अंक मिल जाता है। तो इतना लिखने पर 2 अंक क्यों नहीं मिलेगा? तो ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं होता है, बस काफ़ी है 15, 20, 25 शब्द में ही उत्तर दे देना है। तो देखिए, पूछा गया है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। काफी सिंपल इसका उत्तर है कि जब एक यौगिक टूटता है, याद रखिएगा कि जब एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है, एक यौगिक टूटता है और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाता है तो उसे हम वैसे अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर पूछा गया है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर समतल दर्पण के बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखना है। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। कहाँ बनता है? तो पीछे बनता है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन है कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले ये लिखिएगा कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। बहुत ही सिंपल उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर पूछा गया है, विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखे। यहाँ पर पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिखे। कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है? मात्र 2 ही उपयोग लिखना है। तो देखिए, पहला नंबर उपयोग है कि पीने वाले पानी के लिए जीवाणुओं को नष्ट करने में इसका उपयोग होता है। यानी जो हम पानी पीते हैं उसमें मतलब कि काफ़ी कीटाणु उतारू होता है, तो उसको नष्ट करने के लिए यहाँ पर विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। और दूसरा नंबर देखिए कि न सिकुड़ने वाली ऊन का इसकी सहायता से
भी निर्माण किया जाता है। तो 2 इसका उपयोग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। आप जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारी कर देता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत ही सिंपल है कि जब उत्तल लेंस द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारी कर देता है, अतः इसी गुण के कारण हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। बताना है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो इसका उत्तर है कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगती हैं। यहाँ पर देखिए कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम धातु खुला रखने पर ही साधारण ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, अतः यह जल ना जाए इसे बचाने के लिए हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पूछा गया है कि जाइलम तथा फ्लोएम पदार्थों को वाहन में क्या अंतर है। यहाँ पर अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है कि जाइलम निर्जीव ऊतक है, यह जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम का क्या कार्य होता है। तो जाइलम सबसे पहले एक निर्जीव ऊतक है और जाइलम का कार्य होता है कि जड़ों से जल और घुले हुए लवण को पत्तियों तक पहुंचाना। और फ्लोएम सजीव ऊतक है। यहाँ पर देख सकते हो जाइलम निर्जीव ऊतक है और फ्लोएम सजीव ऊतक है। यह पत्तियों में तैयार शर्करा को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है और जाइलम ऊपर की तरफ गति करने में सहायक होता है, तो फ्लोएम नीचे की तरफ गति कराती हैं। तो इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, जो कि ये मैथ वाला सवाल है, यानी सॉल्व करने वाला है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आर दिया गया है, यानी वक्रता त्रिज्या यहाँ पर 36 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख देना है आर बराबर यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है। एफ मतलब फोकस दूरी होता है, तो हमें फोकस दूरी निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर फोकस दूरी का एफ बराबर r/2। यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है एफ बराबर r/2। तो एफ निकालना ही है और आर की जगह पर वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और बट्टा में तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 18 दूना 36, यानी 18 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर देख सकते हो 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है कि सूचक किसे कहते हैं। बताना है कि सूचक किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी एक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर पूछा गया है विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है। तो इसका उत्तर है कि विद्युत धारा को तारों की सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। इसे किसी अन्य स्थान पर उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल उत्तर है कि विद्युत धारा को तारों की सहायता से, विद्युत धारा को तारों यानी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह एक से मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि सहायता से बहुत कम ऊर्जा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सकते हैं। इसे किसी अन्य स्थान पर भी उत्पन्न कर दूसरे स्थान तक भी ले जाया जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि संक्षारण किसे कहते हैं। बताना है कि संक्षारण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लोहा है, लोहा को अगर हम बाहर फेंक देंगे यानी खुला में, तो आप जानते हैं कि उस पर परत चढ़ जाएगा, तो वहीं तो संक्षारण
संक्षारण होता है, यानी परत चढ़ जाता है उसे हम संक्षारण बोलते हैं। यानी अपने आसपास यहाँ पर अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, यानी उस पर परत चढ़ जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 13 नंबर कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बताना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसका उत्तर है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार और समझिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो वह प्रक्रिया, सबसे पहले लिखिएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, यानी अम्ल किसी क्षार, यानी भस्म और क्षार एक ही होता है, अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। आप जानते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करेगा तो वह लवण और जल बनाएगा, तो इसे ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी उसी प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर पूछा गया है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है और ये 5 अंक में भी हो सकता है कि पूछ दे, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 2 अंक में काफ़ी बार 6 से 7 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है कि ऑप्टिक ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है, और हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचाय को थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने तथा आयोडीन की शरीर में कमी दूर करने के लिए हम आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखे। यहाँ पर लेंस नहीं पूछा गया है, दर्पण पूछा गया है। एक होता है कि अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस में अंतर लिखे, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस साइड अवतल दर्पण है और इस साइड यहाँ पर उत्तल दर्पण है। तो पहला नंबर है अवतल दर्पण में किसमें परावर्तक करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा होता है, और पहला नंबर है उत्तल दर्पण में किसमें परावर्तक करने वाला चमकीला तल बाहर की ओर उभरा होता है। यहाँ पर देखिए अंदर धंसा होता है और ये बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण में देख सकते हो बाहर की ओर उभरा होता है। और 2 नंबर देखिए अवतल दर्पण में किसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और 2 नंबर में यहाँ पर उत्तल दर्पण में है कि इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। 3 नंबर है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं। उत्तल दर्पण में है कि इसमें प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, लेकिन 3 नंबर है उत्तल दर्पण में कि इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। और 4 नंबर है यहाँ पर अवतल दर्पण में कि इसमें प्रतिबिंब बड़ा, छोटा तथा वस्तु के आकार तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। और 4 नंबर है उत्तल दर्पण में कि इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th के साइंस यानी विज्ञान के 15 वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि काफ़ी हैं, महत्वपूर्ण हैं। ये 2024 के बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और कमेंट में ज़रूर बताना कि 15 क्वेश्चन में से आप लोग का कितना क्वेश्चन आप लोगों को पहले से याद था, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को धन्यवाद।